अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आप जानते हैं कि पेनलेस टीवी का अपना एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए इंटरटेनमेंट के साथ, यानी पेनलेस टीवी जहां बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहा है, वहां पर एक बहुत अच्छी मालूमात का सेगमेंट भी लेकर आ रहा है जो कि कहना चाहिए कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सब बड़ों के लिए भी और हमसे जो बड़े हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को जानिए। मैं बात कर रही हूँ सैयद बकर मुजीबुल हाशमी की, जो कि ज्योग्राफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेक्चरर भी हैं, पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज ये क्या बताएंगे पाकिस्तान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने जो बड़ा अच्छा ये सेगमेंट शुरू किया है, मैं आप लोग को व्यूअर्स के हवाले से खास तौर पर बता दूं कि ये आइडिया जो है शुगुफ्ता यास्मीन का था और मैडम ने मुझे कहा कि भाई इस किस्म का प्रोग्राम करना है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। हमारी अपने वतन के लिए हमारी खदमात हासिल है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों के बारे में, इमारात के बारे में या किसी मशहूर वाक़े के बारे में लोगों को मालूमात दे सकें। बिल्कुल। तो आज क्या बताएंगे? आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की किसी शख्सियत के हवाले से। और अगर पाकिस्तान की किसी शख्सियत के हवाले से हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे अहम तरीन शख्सियत जिसके बगैर पाकिस्तान ही नामुकम्मल है और वो है हमारे बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए जी सुनते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। पूरी है आज शख्सियात के हवाले से जानिए पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में कि जिसके बगैर पाकिस्तान की तारीख़ नामुकम्मल है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान की सबसे अजीम तरीन शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया, और सबसे अहम बात यह है कि इनको जाने बगैर, यानी इस शख्सियत को जाने बगैर आप पाकिस्तान को नहीं जान सकते। आज मैं अपने स्पेशली ख़ास तौर पे जो यूथ है, हमारी नई नस्ल है, उनको बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कुछ ख़ास मालूमात भी मैं ना बताऊँगा, आम मालूमात भी बताऊँगा कि जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़हन में बहुत सारी बातें, क्योंकि कायद-ए-आज़म आप जानते हैं कि ऐसी शख्सियत है कि जिनके ऊपर जितना भी कहा जाए, जितनी भी उनको ट्रिब्यूट दिया जाए, खराज तहसीन दिया जाए, वो कम है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी ख़ास तौर पे जो नई नस्ल है उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो उनके टेस्ट में, मेरे स्पेशली मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट हैं, हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं जो कायद-ए-आज़म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और कुछ ऐसी बातें जो कम लोग जानते हैं ताकि हम अपनी शख्सियत के बारे में जान सकें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 यानी 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची में ही हासिल की। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि हम ये तो जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिंध मदरसतुल इस्लाम से पढ़े, बहुत मशहूर बात है, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म ने कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम के अलावा भी किसी और अगर स्कूल से तालीम हासिल की तो उस स्कूल का नाम है चर्च मिशन हाई स्कूल। इसका नाम लोग कम। कायद-ए-आज़म ने इसके अलावा जो आगे बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया वो उसके लिए कायद-ए-आज़म गए लिंकन यूनिवर्सिटी, यानी लंदन में उन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की, लंदन गए, वहाँ से उन्होंने पढ़ा। इसकी भी एक ख़ास बात यह है जो खुद कायद-ए-आज़म ने बताई कि उन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि इसके इंतखाब में ख़ास बात ये थी, ये भी बहुत से लोग जानते होंगे कि जब कायद-ए-आज़म उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गए तो वहाँ के सदर दरवाजे पर दुनिया के अजीम कानूनदानों के नाम लिखे और उनमें सरे फहरिस्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद था, जिसको देख के कायद-ए-आज़म ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया और कायद-ए-आज़म वहीं से बैरिस्टर बन के वापस हिंदुस्तान पहुँचे। ये बात है 1896 की। 1892 में कायद-ए-आज़म गए और 1896 में कायद-ए-आज़म की वापसी। इसके बाद जब 20वीं सदी का आगाज़ होता है, यानी 1901 से, तो कायद-ए-आज़म के पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ होता है। और सही मायने में जब कायद-ए-आज़म का पॉलिटिकल कैरियर आगाज़ हुआ वो उस वक्त हुआ कि जब कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी के यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से जॉब की। दादा भाई नौरोजी हिंदुस्तान की एक मशहूर शख्सियत गुजरे और उनका ताल्लुक कांग्रेस से था। कांग्रेस बनी 1885 में, बानी थे A.O. ह्यूम। इसके अलावा एक और नाम जो ओ लेवल की किताबों में मिलता है वो मिलता है सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस बनाई। 1906 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की कलकत्ता से, जिसको अब कोलकाता बोलते हैं।
اچھا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1906 میں قائد اعظم کے کانگریس میں شامل ہونے کی وجہ ہی دادا بھائی نوروجی تھے، کیونکہ قائد اعظم کیا جاب کرتے تھے۔ 1906 میں قائد اعظم نے جب کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جس کا اجلاس 1906 میں کلکتہ میں ہوا، قائد اعظم نے کانگریس کو جوائن کیا تو اسی سال آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں آیا ڈھاکہ۔ اب کلکتہ اور ڈھاکہ یعنی ایک جو تھا اس وقت مشرقی بنگال کا کیپٹل تھا اور ایک جو تھا وہ مغربی بنگال کا کیپٹل تھا۔ مشرقی بنگال کا جو دارالحکومت تھا یعنی صوبائی دارالحکومت تھا وہ ڈھاکہ تھا، اور مغربی بنگال کا دارالحکومت جو تھا وہ کلکتہ تھا۔ قائد اعظم نے کلکتہ سے کانگریس کو جوائن کیا اور ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ 30 دسمبر 1906 کو نواب سلیم اللہ خان کے گھر پہ اجلاس ہوا۔ اچھا اب اس زمانے میں ذہن میں رکھیے گا 1906 کی ہم بات کریں اور 100 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی ویژن تک ایجاد نہیں ہوا تھا، تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ دنیا میں برابر والے دنیا کیا چھوڑے برابر والے شہر میں کیا ہوتا ہے۔ آج تو انفارمیشن سب جگہ کی تیزی سے ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ڈھاکہ میں جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو قائد اعظم نے 1913 میں جا کے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ یہ بات بھی یہاں اہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ عام لوگوں سے اگر پوچھیں کہ ہو واز دا فاؤنڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ، تو ایک فاؤنڈر نہیں ہے، فاؤنڈرز ہیں۔ سروے اگر آپ کریں گے آپ کو بڑے آرام سے جواب ملے گا، جی مسلم لیگ کے فاؤنڈر کون تھے؟ قائد اعظم، علامہ اقبال، جو کہ غلط ہے۔ فاؤنڈر وہ ہوتا ہے کہ جس نے اس تنظیم کو یعنی اس جماعت کو بنایا ہوتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو بانیان جو ان کے بانی بنانے والے تھے وہ تھے نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، نواب سلیم۔ یہ قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ کی شمولیت اختیار کی۔ قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ ان ایئر 1930۔ اچھا یہاں پہ بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سوال بھی بہت دفعہ پیپر میں پوچھا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ جو اکثر بچے نہیں جانتے کہ قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ فرام دا سٹی، کس شہر سے؟ تو اکثر بچے سوچتے ہیں کہ ہندوستان کا ہی کوئی شہر ہوگا جو سب صغیر جیسے ہم کہتے ہیں یعنی برطانوی ہندوستان کا۔ ایسا نہیں ہے، قائد اعظم نے مسلم لیگ کو لندن سے جوائن کیا تھا، کیونکہ قائد اعظم اس وقت لندن میں تھے۔ 1913 قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ۔ دین 1920 قائد اعظم لیفٹ انڈین نیشنل کانگریس۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد قائد اعظم نے کانگریس کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ آج کی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائیں۔ اس زمانے میں ایک زیادہ آپ پولیٹیکل پارٹی میں رہ سکتے تھے۔ تو قائد اعظم نے 1913 میں جب مسلم لیگ کو جوائن کیا تو کانگریس کو بھی کنٹینیو رکھا۔ 1920 میں جب کانگریس کو چھوڑا ہے تو اٹ مینس قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ کے 7 ایئرس کمبائنڈ ممبر رہے، 7 سال مشترکہ 1913 سے 1920 تک کمبائن کیا گیا۔ 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس کو خیر آباد کیا دیا اور مسلم لیگ کو انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ جو قائد اعظم کی پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے یا پاکستان کے تحریک پاکستان میں جو ان کی خدمات تھی وہ ہے لکھنؤ پیکٹ مساک لکھنؤ۔ بہت اہم واقعہ ہے اور مساک لکھنؤ کی تجاویز پیش کرنے میں قائد اعظم کا بہت کردار تھا، بہت عمل تھا۔ اگر اس کے آگے میں اب ایک کی ٹاپک کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت ڈیٹیل بن جائے گی، مختصر وقت میں آگے اگر چلوں تو قائد اعظم کا ایک اہم اور کارنامہ جو تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے وہ 1929 میں پیش کیے گئے قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم کے 14 نکات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور ہے، آپ کی کتابوں کے اندر بھی لکھے گئے، لیکن یہ بات بھی کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ 14 نکات کس وجہ سے پیش کیے۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں تو پیش کیے تھے، لیکن نہرو رپورٹ بھی پیش کی گئی تھی سائمن کمیشن کے اعتراض کی وجہ سے۔ ان تینوں کا ریلیشن ہے، تب جا کے 14 پوائنٹس آ رہے ہیں، سائمن کمیشن، نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹ۔ سائمن کمیشن نے جو کرٹیسائز کیا اس کے جواب میں نہرو رپورٹ آئی۔ نہرو رپورٹ نے جو یعنی چیلنج دیا تھا اس کے یعنی مسلمانوں کے رائٹس کو نیگلیکٹ کیا تھا، اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس پیش کیے۔ اچھا ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے اگلے سال ہی ایک اہم واقعہ ہوتا ہے جو 1930 سے 32 کا ہے، وہ ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن۔ قائد اعظم نے پہلی 2 گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی۔ ٹوٹل 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی لندن میں، قائد اعظم نے پہلی اور دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو وہ تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ جس کو قائد اعظم نے 1930 میں جوائن کیا تھا، 1934 میں قائد اعظم اس کے صدر بن گئے اور پھر اپنی ڈیتھ تک یعنی 1948 تک قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے۔ قائد اعظم نے اس تنظیم کی یعنی اس آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو کی 1937 میں، اور 1938 کا ایک اہم اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ کا پٹنہ میں ہوا جس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا گیا۔ اسی کے بعد اگر ایک اور واقعے کی جانب چلے تو 1939 میں قائد اعظم کی اپیل پر مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ 1940 جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے مشہور ایونٹ ہے تحریک پاکستان کا یعنی قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔
1940 में। और इस हवाले से आप इसी चैनल पर पेनलेस टीवी पर आप मेरा प्रोग्राम देख चुके हैं शोभा यास्मीन के साथ इंटरव्यू में, जिसमें मैंने करारदाद पाकिस्तान के हवाले से तफसीलात बताई थी, तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। 1940 में कायद अज़म ने जो करारदाद पाकिस्तान जो पेश की गई थी, इस इजलास की सदारत कायद अज़म ने ही की थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास था। मज़ीद तफसीलात आप उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। आगे चले तो एक अहम और वाक़या होता है 1944 में, जो जिन्ना गांधी मुज़ाकरात के नाम से तारीख में मशहूर है। जिन्ना गांधी मुज़ाकरात हुए, लेकिन गांधी और जिन्ना के दरमियान ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो सके। इसकी सबसे बड़ी वजह थी दो कौमी नज़रिया, यानी गांधी मुसलमानों को एक अलग कौम मानने पर तैयार ही नहीं थे कि मुज़ाकरात नाकाम हो। जिन्ना गांधी टॉक्स के नाम से इसको तारीख में याद किया। 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी नाकाम हो जाती है। शिमला कॉन्फ्रेंस में कायद अज़म ने शिरकत की है, और फिर इसके बाद इलेक्शन होते हैं 1945-46, जिसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। खास बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 आउट ऑफ 30 सीट्स विन कर लेती है सेंट्रल असेंबली में, और एक अहम बात यह है कि इन 30 में से एक सीट पर खुद कायद अज़म ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और वो जीते हैं, और वो सीट थी बम्बई की, और उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार हुसैन भाई लाल जी को शिकस्त दी। 1946 की अगर हम बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन भी आया। 1942 में जैसे प्लस मिशन भी आया, इसका जिक्र भी मिलता है। 1946 कैबिनेट मिशन भी आया। क्योंकि मैं कायद अज़म के हवाले से बात कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और मुझे बतानी चाहिए, लेकिन वक्त महदूद है, तो मुख्तसरन मैं जो बता रहा हूँ कि 1946 में फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है, जिसको बुरी हुकूमत कहा जाता है, और कायद अज़म 5 लोगों को नॉमिनेट करते हैं मुस्लिम लीग की जानिब से कि जो फेडरल मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आगे चले तो 1947 में आखिरी वाइसरॉय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको आप सब जानते हैं, और जब वो आते हैं तो उसके बाद 3 जून का मनसूबा पेश किया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मुत्तफ़िका मुज़ाकरात के बाद उनके साथ, और फिर ये आगे जाके मनसूबा कामयाब होता है, और ये जो बरतानवी हिंदुस्तान है ये 15 अगस्त को ये डिवाइड हो जाता है, 14 और 15 अगस्त की रात को इसका ऐलान हो जाता है। ख़ास बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जहन में रखिएगा कायद अज़म की खिदमत के हवाले से कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ थे, जबकि गांधी, नेहरू और अंग्रेज़ दूसरी तरफ थे। कायद अज़म ने अकेले सिर्फ हिंदुओं का मुकाबला नहीं किया था, कायद अज़म ने अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि कायद अज़म का जो खिदमत है या उनका जो किरदार है या तहरीक पाकिस्तान के बारे में जो उनकी खिदमत है, वो 1947 में 14-15 अगस्त को आके ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद बहैसियत गवर्नर जनरल, जब वो पहले गवर्नर जनरल बने, आप सब जानते हैं, ये काम भी उन्होंने आगे कंटिन्यू किया कि पाकिस्तान को जो उस वक्त मुश्किलात का शिकार था, कहते हैं नौज़ायदा मुल्क था, कायद अज़म ने उसको भी आगे कहते हैं जिसे कहना चाहिए कि मजबूत किया, पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा किया। स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में कायद अज़म को ट्रिब्यूट देते हुए कहते हैं कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अंडर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, चंद ही लोग मायनेखेज़ तौर पे तारीख का रुख पलटते हैं। फीवर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और उनमें से कहीं कम लोग दुनिया का नक्शा तब्दील करते हैं। हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिट टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, और ये तो शायद ही किसी ने किया हो कि कौमी रियासत भी तश्कील दी हो। मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए। इस ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिब्यूट स्टैनले वॉलपर्ट दे रहा है, लियाकत अली खान नहीं दे रहे, अल्लामा इकबाल नहीं दे रहे। और ये कायद अज़म के लिए एक ट्रिब्यूट ही, ऐसे कई ट्रिब्यूट्स हैं जो मुखालिफिन ने या दूसरे ममालिक के लोगों ने कायद अज़म को दिए, जिनमें से मैंने एक आपके सामने पेश किया। 11 सितंबर 1948 को कायद अज़म का इंतकाल हुआ, और 12 सितंबर को कायद अज़म की कराची में नमाज जनाजा अदा की गई और उनकी तदफीन अमल में आई। ये बात भी जहन में रखिएगा कि शख्सियात मर जाती हैं, लेकिन उनके कारनामे याद रहते हैं, और वो न सिर्फ कारनामे की वजह से शख्सियात याद रखी जाती हैं, बल्कि वो दिलों में जिंदा रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही कायद अज़म आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, और मैं कायद अज़म के बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनता है।